मुझे नहीं ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप लोग सब? अभी आपका ये अपलोड हो जाता है, फिर मैं क्लास शुरू करती हूँ। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मैंने निकाला, मैंने कहा न्यूट्रिशनल सपोर्ट को पकड़ते हैं जरा थोड़ा सा, ठीक है। ओके बेटा, हम लोगों का यार ये लोग नहीं सुन सकते किसी को। ओके सादिया, आज होगी है 20 तारीख, सादिया आ गई, साबिबा, सादिया, आसमा, बेटा 5 बच्ची कौन सी है? इफ्रा। Okay, let's start our topic. ठीक है, today is nutritional support. ठीक है, हम पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट कैसे देते हैं। Okay, nutritional support is introduction to nutrient need. Nutrients need क्या होती है? Adequate nutrition exists when carbohydrates, protein, fats, water, vitamin, minerals are consumed in sufficient amount to meet the body's requirement. जब ये सारे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट इतना बोल रहे हैं, ठीक है, मिनरल ये सारे कंज्यूम हो जाते हैं आपके बॉडी रिक्वायरमेंट में, तो हम कहते हैं कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन एग्जिस्ट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स टू बी मेट मेटाबॉलिक नीड्स। ठीक है, अब मेटाबॉलिक नीड्स क्या है? योर एक्टिविटी should meet metabolic needs, activity, growth, health status and stress. तो ये चीजें जो है वो आपकी these are the amounts of your nutrients need. Now without a supply of dextrose, serum insulin level drops, causing body fat to be used as energy. Freely fat acids are mobilized by adipose tissues and are broken down in the liver to ketone bodies, causing ketosis.
ठीक हो गया। सो क्या होता है कि विद द सप्लाई ऑफ डेक्सट्रोज, अब डेक्सट्रोज की सप्लाई के साथ आपका सीरम या जो इंसुलिन लेवल है वो कैसे होता है, ड्रॉप्स, जो आपकी बॉडी को क्या कॉज करता है, यूज करने के लिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यूज करने के लिए बॉडी फैट टू बी यूज, जिस्म के अंदर जो थोड़ी सी फैट है उसको फिर वो इस्तेमाल करता है आपकी एनर्जी के लिए, राइट। सो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी के हर किस्म का खाना आपको खाना अच्छा होता है, ताकि अगर कभी किसी वक्त किसी न्यूट्रिएंट की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो आपके बॉडी के अंदर वो प्रिजर्व होती है और वो आपके इस्तेमाल में आ जाती है, ठीक है। Free fatty acids are mobilized from adipose tissues and are broken down in the liver, ठीक है। अब ये जो आपकी एडिपोज टिश्यूज में जो जो फ्री फैटी एसिड्स है, ये किस तरीके से मोबिलाइज होती हैं, ये आपके फैटी टिश्यूज के अंदर मोबिलाइज होती हैं और फिर वो उसकी ब्रेक डाउन कहाँ जाके होती है, लीवर में, ठीक है। लिवर में कीटोन बॉडीज की शक्ल में होती है, कॉजिंग कीटोन्स, कीटोसिस। वो लोग जो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो क्या कॉज करती है, उन लोगों के लिए जो कि पूरी खुराक नहीं लेते हैं, ठीक है। सो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन causes the progressive loss of lean body mass, ठीक है, as fat stores in the body demand exceed its intake. This can lead to impaired wound healing. अब ये जो बाज़ औक़ात पेशेंट के अंदर जो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होती है, उसमें क्या होता है कि लीन बॉडी, सूखे सड़े से लोग होते हैं, ठीक है, उनके मांस के अंदर स्टोर बॉडी डिमांड ज़्यादा होती है, exceeds its intake. This can lead to impaired wound healing, ठीक है, उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, सो अगर ना हो तो फिर उनकी जो जो ज़ख्म है वो जल्दी हील नहीं होता, एंड द डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है, उन पे इन्फेक्शन जल्दी हावी हो जाता है, मसल वेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट है, उनकी मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनसफिशिएंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, pressure ulcer formation, anemia and death, ठीक हो गया। सो तो क्या है कि जो इनके जिनकी मसल वेस्टिंग हो रही है, इनसफिशिएंट सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसके अंदर इनसफिशिएंट, ठीक है, तो उन लोगों के अंदर जो बेड सोर्स है वो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। फिर चूंकि उन्होंने ठीक से पूरी न्यूट्रिशन नहीं ली तो एनीमिया भी वहाँ पे मौजूद है, राइट। सो एनीमिया की वजह से भी क्या हो जाता है कि फाइनली अगर की केयर नहीं होती तो डेथ तो वाकई होनी है। Now, what are the risk factors for inadequate nutrition? Inadequate nutrition के लिए उनका रिस्क फैक्टर क्या है? एक मिनट जरा मैं अटेंडेंस शीट मांगू उनसे। मिल गई, जब तक पढ़ो। डेट है आज 20।
ठीक हो गया, चलो कर ली। सो हम देख सकते हैं जो रिस्क फैक्टर्स फॉर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिनको ठीक से न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, उसमें एज आ जाता है। ठीक है, एज में इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट्स। जो इसमें यंग का तो जिक्र ही नहीं हुआ, यंग अपना जो कुछ भी लकड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, जो कुछ मिल जाता है खा लेते हैं। इन्फेंट्स जो है उनका रिस्क था, अगर उनकी माएँ उनको ठीक से दूध नहीं पिला रही है, ठीक है, फिर दूध के साथ साथ उनकी वीनिंग पीरियड शुरू हो जाती है, तो उनको वीनिंग के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो ये इन्फेंट के लिए वो बात आ जाती है। अब ये वो टाइम होता है चिल्ड्रन का जो ग्रोइंग एज होती है, और उस ग्रोइंग एज में उसको विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको मिलनी बहुत ज़रूरी है। उनकी प्रोटीन खासकर, ठीक है, प्रोटीन भी, क्योंकि वो उसके मसल टोन को और उसके बोन्स को वो स्ट्रेंथन करता है। सो ये ज़रूरी है। देखिए ये तो यहाँ पे 7 लोग शो हो रहे हैं, 6-7 लोग कौन लोग हैं? ये अपना अटेंडेंस लगाओ ताकि पता लगे कि कौन है। मेरे पास तो 6 लोग नहीं है। ओके, ठीक हो गया। तो ये ओल्डर अडल्ट्स में, ओल्डर में ये होता है कि बच्चा वो अपने बच्चों पे, बहुओं पे, बेटियों पे नजर जमाए होते हैं कि ये हमें कुछ दें, कुछ खाएं हम भी, ठीक है। अदरवाइज वो बेचारे ऐसे ही भूखे हिलते जुलते रहेंगे, सो उनको भी खुराक पूरी मिलने की ज़रूरत है ताकि उनके अंदर थोड़ी बहुत ताकत बनी रहे। रिसेंट इलनेस और इंजरी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर किसी किस्म की बंदा बुखार में हो तो उनका वैसे ही दिल नहीं करता कुछ खाने पीने को, देखने को भी दिल नहीं करता है। उनके पसंद का मज़ेदार सा खाना बना के भी सामने रखो, उनका दिल नहीं करेगा खाना खाने, ठीक है। अगर किसी किस्म की इंजरी हो गई है तब भी वो खाना पीना कम कर देते हैं, राइट। अब है नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल और ड्रग एब्यूज। अब ये जो अल्कोहल है और जो ड्रग एब्यूज वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना नशा करके तो टुन्न होके पड़े रहते हैं, ठीक है। स्टिंकी फिल्थी किस्म के लोग, ना नहाते धोते हैं ना कुछ, बस इनको उनका नशा चाहिए और वो हवा में उड़ते रहते हैं, राइट। सो ये भी फैक्टर बन जाता है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का। सीवियर ट्रॉमा को हमने मेंशन कर लिया कि सीवियर ट्रॉमा जो है, सीवियर इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन। अब सीरियस इन्फेक्शन अगर कोई हो जाए किसी किस्म का भी, तो उस इन्फेक्शन में भी वो थोड़ा सा दिल नहीं करता होगा कुछ खाने पीने को। प्रोलॉन्ग्ड फीवर, बुखार, बहुत देर से बुखार है तो उस बुखार में भी इनका क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग फीवर हो गया, मैसिव बर्न हो गया, ठीक है। प्रोलॉन्ग नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। अब ये नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वाले जो है ना, वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम वाले हैं कि उनको अभी खाना उनके सामने रखा नहीं तो उन्होंने उल्टियाँ शुरू कर दी, ठीक है। तो ये वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। वूंड ड्रेनेज और डायलिसिस में क्या होता है, अगर कोई वूंड ड्रेनेज लगा हुआ है तो पेशेंट का वो अपना वूंड देख देख के वो ऐसे कि दिल नहीं करना खाना खाने को, ठीक है। तो ये एक ये भी वजह बन जाती है। फिर वो अगर डायलिसिस हो रहा हो
तो पेशेंट वैसे ही कमजोर होता है, तो कहता है कि नहीं दिल कर रहा खाना खाने को, रहने दो, डायलिसिस के बाद खा लूंगा। मेरी सास डायलिसिस पे थी ना, मुझे पता है। कभी उसको कहते थे कि मामी ये खा लो ना, छड़ दे पर कर, मतलब उनका इस तरह का से कहना था। तो वो नहीं कुछ खाते पीते ज्यादा, ठीक है। पानी वैसे ही कम कम, सिर्फ होंठ गीला करने की हद तक वो काफी होता था, वरना उनको पानी माना जाता था। wound drainage और dialysis हो गया, then decrease GIT tract perfusion। अब GIT tract perfusion जो है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। सो ये कुछ बचा बनती है। अगले पेज पे देखो क्या है, अगले पेज पे भी होंगे। ओके, सो हमने देखा एज है, रिसेंट इलनेस इंजरी है, हिस्ट्री है अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की। फिर हम देखते हैं उसके अंदर ट्रॉमा है, सीवियर ट्रॉमा की वजह से है, सीरियस इन्फेक्शन है, ठीक है। प्रोलॉन्ग फीवर है, अदर सीवियर जो ये जो बीमारियां हैं लंबा ले जाती हैं, बात सबका ठीक ना करो तो लंबा ही हो जाता है, तो उसकी वजह से भी है। मैसिव बर्न की वजह से, मैसिव बर्न वो तो इतना मैसिव होता है कि वो नीचे से आपकी हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो जाए। और फिर आता है प्रोलॉन्ग नोजिया वोमिटिंग डायरिया। प्रोलॉन्ग नोजिया वोमिटिंग डायरिया उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिन लोगों को हाइपरेमेसिस हो, ठीक है। हाइपरेमेसिस ग्रेविटी वो वाले पेशेंट पे हर वक्त बस लगे रहो। फिर वूंड ड्रेनेज की हमने बात की थी। वूंड ड्रेनेज क्या है कि आपने एक वूंड में ड्रेनेज डाल दिया है, रबर ट्यूबिंग होती है या ट्यूब होती है, वो हम अगर डाल दी है या क्लास्टिंग पैड डाल दिया है, तो उसमें से अपना ड्रेनेज तो खुद ब खुद होता ही रहता है, ठीक है। तो डिक्रीज उसके बाद हम डिक्रीज जीआईटी ट्रैक्ट और परफ्यूजन देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अ, खाना जल्दी उस लोगों का हजम नहीं होता। ओके, पहले हमने देखा था रिस्क फैक्टर फॉर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। दूसरा पॉइंट है इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हम इंडिकेटर किसको कहते हैं? What do we call? Why do we call indicator? What is indicator? इंडिकेटर आपकी गाड़ियों में इंडिकेटर लगा हुआ है ना, इंडिकेट करता है कि हमने निशानदेही ना, इंडिकेट करता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है। हमने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है तो पीछे से आने वाली गाड़ी को पता लग जाता है इससे लेफ्ट साइड पे गुजरना है इसको, इसलिए यहाँ से नहीं होना, एक्सीडेंट्स होते रहे। तो इंडिकेटर्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी जिंदगी में। खाने पीने में भी इंडिकेटर्स आ गए। इंडिकेटर्स करता है आपकी हिस्ट्री लेता है, ठीक है। हिस्ट्री में वो कहता है
हाँ। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कि कब-कब खाते हो, कितना खाते हो, बहुत सारा खाते हो कि खाते ही जाते हो, ठीक हो गया? क्या खाते हो? ये है आपका स्टेटस पूछने का। फिजिकल एग्जाम करते हैं हम तो हम देखते हैं कि वुंड हील हो रहा है कि नहीं। हमारे पास ये बर्न पेशेंट्स आते थे मेरे पास जब मैं मेल वार्ड में कभी इंचार्ज हुआ करती थी टेक्सला में, तो हमारे पास दो एक बच्चे आए और जवान भी आए ये लोग। तो मैं उनके रिश्तेदारों को क्या करती होती थी कि जाओ इनके लिए वो कच्ची पक्की कलेजी बना के लेकर आओ। कहते कच्ची पक्की कलेजी क्या होती है? मैंने कहा कच्ची पक्की कलेजी होती है कि आपने कलेजी ली, उसको चलो चिकन की ले लो, उसको तवे पे हल्का सा थोड़ा सा आपने वो ऑयल लगाया ताकि चिपके ना, और उसको आपने हल्का सा एक चुटकी नमक से डाल दी ताकि खाई भी जाए, और आपने तवे पे उसको उल्टा सीधा किया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया और उतार लिया, ठीक है? तो फिर वो खिलाओ ताकि इनका ज़ख्म जल्दी अच्छा भरे। तो वो बड़ा फ़ायदा देता था। हमें कभी-कभी ये छोटी-छोटी होम रेमेडीज़ होती हैं, बड़ा काम देती हैं। नो वॉइस क्यों नहीं वॉइस? शहर अफ़रोज़ को करो थोड़ा-सा, रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को। मैं थक ही गई हूँ बैठी-बैठी यहाँ पे, इतनी आकड़ी कुर्सी पे। ठीक हो गया? देन आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में क्वालिटी ऑफ वुंड देखनी है, अपीयरेंस ऑफ स्किन एंड हेयर। आ रही है आवाज की नहीं आ रही? हबीबा, हबीबा को आवाज आ रही है? हबीबा, शहर को मेरी आवाज नहीं आ रही, तुझे मेरी आवाज आ रही है? इफ्रा को मेरी आवाज आ रही है? नो वॉइस मैम। प्रेजेंट मैम, क्या प्रेजेंट मैम? बताओ तो सही, आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो जी, आ रही आ रही आ रही आ रही है। अभी उसको शहर को क्यों नहीं आ रही? अपना सिस्टम रिफ्रेश कर लिया करो ना, आवाज आ रही है। ओके, सो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा क्वालिटी ऑफ वुंड हीलिंग, किस किस्म की उसकी वुंड की जो सूरत हाल है वो क्या है, ठीक हो गया? अपीयरेंस ऑफ स्किन एंड हेयर कैसी है? वो चुटकी काटो तो वो टेंट बन जाता है कि वो क्या कहते हैं वापस अपनी जगह पे चला जाता है? ये चुटकी नहीं हाथ में आ रही। या फिर क्या कहते हैं उसकी बाल देखते हो, वो ऐसे जले सड़े से बाल ये किस किस्म के बाल हैं तुम्हारे? इस बालों को ट्रिमिंग की जरूरत है, ट्रिम करो इसको। हम कितने कितने मुफ्त मशवरे दे रहे होते हैं। ओके, डिग्री ऑफ मसल वेस्टिंग। डिग्री ऑफ मसल वेस्टिंग में आप देखते हो कि ये इतना मस्कुलर किस्म का शख्स एकदम इतना स्किनी कैसे हो गया, ठीक है? तो वो स्किनी ठीक नहीं है, हेल्दी जिस्म होना चाहिए। एंड देन कम्स द योर वेट, ठीक है? ये वेट दो किस्म के वेट है, एक इंतजार करने का वेट है और एक खाने खाने का वेट है, राइट? सो हम देखते हैं कि बॉडी वेट इज लेस रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस इज इन क्या है इन अ पेशेंट with an unstable volume.
जो बॉडी वेट है ना आपका, इसे लेस रिलायबल इंडिकेटर, तो इतना बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन लेस रिलायबल है ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस के मुताबिक इन अ पेशेंट विद अनस्टेबल वॉल्यूम स्टेटस. Interpretation of weight rents in patient with unstable volume status may be difficult, but must include intramuscular fluid shift, extracellular fluid shift, intracellular fluid shift, extracellular fluid shift, and dialysis and weight of the patient or equipment. ठीक है, अब ये बॉडी उसमें उसने ये सारी बातें कर दी कि आपका जो वेट है वो सारा आपके खाने पीने पे नहीं वो इंडिकेट करता, वो उतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटेशन में जब उन्होंने देखा तो जो वजन है रेंट इन पेशेंट विथ अनस्टेबल वॉल्यूम स्टेटस में बी डिफिकल्ट। अभी जो वेट है उसने कहा कि वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, और डिफिकल्ट होगा इसलिए क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड shift or extracellular fluid shift, dialysis and weight of the dressing or equipment, ये सारे उसका बन रहे होते हैं। आपने उसका हमें उसका जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से शिफ्ट इधर से उधर सेलुलर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड जो शिफ्ट हो रहे हैं उसमें बाजू का वेट आपकी ड्रेसिंग का भी आ जाता है, आपकी इक्विपमेंट का आ जाता है, ठीक है, आपने क्या कुछ पहना हुआ है, ठीक है, उसका भी वेट होता है। तो वेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप एक ही टाइम रखो, एक ही जैसे हर दफ़ा वो वाले कपड़े देखो, सोचो कि अगर आपने नाइटी पहन के वज़न किया था तो आप नाइटी पहन के ही हर दफ़ा वज़न करोगे। जिस टाइम पे सुबह-सुबह आपने वॉशरूम जाने से पहले किया था कि वॉशरूम से फ़ारिग होके किया था। वरना आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी जो पॉटी का वज़न है वो भी शामिल हो जाता है। तो आपने अगर पॉटी करने के बाद वज़न किया तो इसका मतलब है हर दफ़ा आप वैसे करोगे, वरना उसका भी वज़न आ जाता है। जो सी चप्पल बगैर जूती के किया था, हर दफ़ा बगैर जूती के करोगे, ठीक हो गया? लेबोरेटरी डेटास में आप देख सकते हो सीरम प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट है, नाइट्रोजन बैलेंस है एंड यूरिन क्रिएटिनिन है। अब ये देखो सपोर्ट आ गई है न्यूट्रिशन की, पहले तो हम खुद से ले रहे थे सारा कुछ, अब हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। अब ये सपोर्ट नजर आ रही है, टीपीएन पंप है, कैथेटर है, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN is total parental nutrition, peripheral parental nutrition, intravenous elimination, गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए हो जाता है, गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी के जरिए हो जाता है, ड्यूरिनल ट्यूब आ सकती है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब बीच में डल सकती है। देखिए क्या चीज़ें हैं, ये सारी क्या होती हैं, आपको न्यूट्रिशन मिलती है। बाजू का सिर्फ प्लाज्मा मिलना होता है, बाजू का सिर्फ आपको रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो ये। और देने का तरीका ये लोग किस तरीके से देते हैं ये भी आप देख लो, ठीक है। जिन लोगों के नास्मोसिस वगैरह भी जो हमने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कितने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे जो जिनको खुराक की ज़रूरत है और वो खा पी नहीं सक रहे हैं एनपी में, तो आप उसको एनजी ट्यूब के ज़रिए खुराक दे रहे हैं। बाहर जिनकी जो
एनास्मोसिस हुई है, एंड टू एंड एनास्मोसिस हुई है, जिनके स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है, बहुत लंबी सर्जरी होती है, ठीक है। तो वो उस सर्जरी के बाद भी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी देखिए हम ये क्या कहते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन कहता है, critically ill patients are at high risk for developing malnutrition because of condition that limits intaking of nutrition or absorption, or it is nutritional or that increase nutritional support. अब उसने कहा जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जो बहुत ही बीमार मरीज है, उनका हाई रिस्क डेवलप हो सकता है मेल न्यूट्रिशन की तरफ। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो लिमिट है कि पता नहीं आज है, कल नहीं है, कल है कि आज नहीं है, इस तरीके से उनकी हालत होती है। एंड देन इट लिमिट्स द न्यूट्रिशन, इट लिमिट्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन जो है, या फिर इंक्रीज न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन जो है जो लेता है उसको एब्सॉर्ब कर उसकी न्यूट्रिशनल दैट इनकी जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है या उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। Many critical ill patients cannot meet nutritional requirement orally. बहुत से मरीज ऐसे हैं, कई मुझे भी कभी अभी जैसे ना अम, जैसे ये सपोर्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रही है, तो कभी एक वक्त में मैं भी बड़ी सख्त बीमार हो गई थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसमें कब मिली तो नहीं मुझे न्यूट्रिशनल सपोर्ट इस तरीके से, लेकिन मैनी क्रिटिकल इल पेशेंट जो है वो कैनॉट मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ओरली। इधर खाया नहीं वॉमिट कर दिया, इधर कुछ खाया नहीं वॉमिट कर दिया, तो उस वक्त बड़ा दुख होता है कि भी काश काश हम इनको खिला पिला सकते। इलनेस, इंजरी, ट्रॉमा that create a physiologic stress that increases the metabolic rate. अब क्या है कि ये इलनेस है, इंजरी है, ट्रॉमा है, ये स्ट्रेस है, ये जो है ना ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, causing injury, oxygen consumption and energy expenditure, ठीक है। पहले हमने देखा क्रिटिकल इल पेशेंट जो है वो हाई रिस्क पर है फॉर डेवलपिंग मेल न्यूट्रिशन। वजह क्या बनी है? वजह इसलिए कि इनकी खाना पीना कम हो जाता है और न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ जाती है। बहुत से क्रिटिकली इल पेशेंट जो हैं वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर सकते, उन लोगों को फिर करनी पड़ती है। अब जो इलनेस है, कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी हो, इंजरी हो, ट्रॉमा हो, ये सब एक फिजियोलॉजिक स्ट्रेस है इन दैट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट। हेलो।
ओके। अब हमने देखा कि जो इलनेस है, इंजरी है, ट्रॉमा है, ये आपके फिजियोलॉजिक स्ट्रेस है, ठीक है? और वो फिजियोलॉजिक स्ट्रेस क्या कॉज करते हैं? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। जब उनको बढ़ा देते हैं तो आपकी जो कॉजिंग इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड इन एनर्जी एक्सपेंडिचर, और वो आपकी एनर्जी को और आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। तो फिर क्या है, आपका दिल करता है कुछ खाने पीने को, ठीक है? और फॉर्मूला देखो, अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, कितना है फॉर्मूला हमारे पास? बहुत ज्यादा है। हम फॉर्मूला अपने नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, कैसा? इफरा जी। अभी जितना पढ़ा है बेटा उसको डाइजेस्ट करो, ठीक है? क्योंकि फिर वो अभी हमने सिर्फ अभी जो हमने देखा उसमें हमने देखा जनरल इंफॉर्मेशन क्या है न्यूट्रिशनल सपोर्ट की, ठीक है? हमने देखा कि भी जो इंडिकेटर्स हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस के वो क्या है। हमने रिस्क फैक्टर्स देखे हैं इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के, और हमने देखा कि जो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स नीड है हमारी वो क्या है, ठीक है? तो आज जितना पढ़ा है इसको आप लोग डाइजेस्ट करो एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, नॉट द नेक्स्ट टॉपिक, द सेम टॉपिक। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट को हम कैरी ऑन करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि फार्मूला सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं। गुड हो गया? हैप्पी? अभी हम आपका अटेंडेंस ले लेते हैं ताकि हम आपको पढ़ा सकें। फिर नेक्स्ट हमारी जो होगी क्लास 2 घंटे की, उसमें हम कोशिश करेंगे इनको अच्छे तरीके से कवर करना। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर बाकी का भी आप खत्म करेंगे। बस हम लोग में से आसमा आई है, आपदा आई है, हबीबा आई, आपदा नहीं आई। वेयर इज आपदा? आपदा ना की है और ये कितने गई है? आसमा ही है, आपदा नहीं आई, हबीबा आई है, सादिया से है, सिदरा भी नहीं आई। ये लड़के लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं क्लास में, बस 5 ही स्टूडेंट है हमारे पास। ओके बेटा, ये सब बेटा कुछ पूछना आप लोगों ने? सादिया, आसमा, आसमा बेटा तू किधर चली जाती है?
नो मैम। व्हाट इज नो मैम? जी मैम। नो मैम। बात तो करते नहीं हो, कुछ तो कुछ हो मैम। क्या कहा आपने? सब मतलब सॉरी थी, मैं नहीं पूछ सकती। कल इसको हम थोड़ा सा बेटा मैं आवाज बंद कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ नहीं आई आपकी बात सुना। कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रही थी कोई बात करो, कोई बात क्वेश्चन करो, कोई कुछ कुछ भी नहीं करते, चुप करके बैठे रहते हो। मैं आवाज बंद कर रही हूँ, ठीक है? और लेकिन मैं गिरी हूँ अभी।
ओके, मैं आ गई फिर से बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का देख के जाती ना आप लोग, तो ये देखते कि आप लोग कितने मजे का ये जा रहा है। देखो कहाँ कहाँ से जा रहा है। गैस्ट्रोजिनास्टोमी यहाँ से, ये गैस्ट्रोस्टोमी है, यहाँ से ओपनिंग हो जाती है, खाना खिलाई जाओ यहाँ से ओपनिंग से। मेसोजिनल ट्यूब है। अच्छी बात है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप लोगों के साथ मेरी क्लास रहती है। और आज क्या है मेरा, व्हाट इज टाइम? ओके बेटा, मैं अभी आप लोगों को बाय करूंगी। कल भी क्लास नहीं है, सो आई सी इफ आई कैन सेंड यू द, भेजने की जरूरत तो होती नहीं क्योंकि आप लोग वहां से निकाल सकते हो अपना, ठीक है? तो be good and have a nice weekend. Bye bye.